हम लोग का अभी क्या चल रहा है बताइए? पंचायती राज चल रहा है। अब समझिए पंचायती राज आया कैसे, कहाँ पर इसका जो है उल्लेख था और क्यों इसको लाया गया, इसके बारे में थोड़ा समझिए। पंचायती राज क्या होता है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब देखिए ये पंचायती राज का गठन करने का जो सपना था वो गांधी जी का सपना था। किसका सपना था? गांधी जी का। और इनके सपनों को ही नीति निर्देशक, जो संविधान का एक खंड है भाग 4 का, जिसे हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पहले उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है कि जो सरकारें हैं वो जो है देश में पंचायती राज का गठन करेगी। ठीक है, मतलब शासन का विकेंद्रीकरण करेगी, इनका यही मतलब था। गांधी जी का क्या सपना था कि शासन की जो करने की जो बागडोर है जमीनी स्तर पर लोगों के हाथ में आना चाहिए। ठीक है, इससे ही लोकतंत्र क्या होगा? सुदृढ़ होगा। क्या होगा उससे? लोकतंत्र सुदृढ़ होगा या मजबूत होगा। अब जो हम बोलते जाते हैं आप लोग अपने अनुसार लिखते जाइए। ठीक है, ये कैपेसिटी भी बनाइए। तो गांधी जी का सपना था, गांधी जी जो सोचते थे कि शासन का जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो लोगों में जो है राजनीतिक जागरूकता नहीं आएगी, राजनीतिक जागरूकता नहीं आ सकती है। तो इसलिए जरूरी था कि जो शासन की बागडोर है वह उसे विकेंद्रित किया जाए, ना कि एक ही जगह सेंटर से जो है उसको संचालित किया जाए। उसके कुछ अधिकार हो, स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन किया जाए, उनके वहाँ शासन करने के लिए जनता को कुछ अधिकार मिले और वह अपना शासन खुद से करे। इस तरह की व्यवस्था सरकार करेंगे। नहीं लिख पा रहे हैं? इतना चीज़ हम बोल रहे हैं तो बीच बीच में ये सब टर्म लिख लेना था आपको। ठीक है, हाँ लिखिए। गांधी जी का सपना था कि देश में शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांधी जी का सपना था कि देश में शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नहीं लिखे हैं? देश में शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि शासन की बागडोर एक सेंटर केंद्र से विकेंद्रित होना चाहिए, मतलब स्थानीय स्तर तक भी पहुंच होना चाहिए। हाँ, तो ये ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि वो दूरदृष्टिकोण रखते थे। तो उनका यही मानना था कि अगर इस तरह के शासन व्यवस्था को अपनाएंगे, उनको अपना अधिकार देंगे उन लोगों को स्थानीय स्तर पर, तो वो अपना अच्छा और बुरा बेहतर समझता है, तो उस जो है वहाँ पर अच्छा कार्य होगा और उसमें क्या होगा? राजनीतिक जागरूकता भी आएगी, राजनीतिक गतिविधि को भी समझेगा। ठीक है, तो क्यों था उनका ये शासन को विकेंद्रीकृत किया जाए? तो ऐसा क्यों वो सोचते थे? ताकि लोकतंत्र को मजबूती मिले और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता भी
राजनीतिक जागरूकता भी आए। गांधी जी के दर्शन में हम लोग स्वावलंबन भी पढ़ते हैं, तो ये स्वावलंबन की दिशा में भी एक कदम होगा। उनका ये भी सोच था कि अगर शासन को विकेंद्रीकृत कर देते हैं तो स्वावलंबन की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। ठीक है, लोग अपना निर्णय ले सकेंगे शासन में क्या बेहतर है ना, क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी को है पेट में दर्द, अब केंद्र सरकार को लग रहा है कि उसको हाथ में दर्द है तो हाथ का गोली दे दिया, माथा में दर्द है तो माथा गोली दे दिया। तो भाई जिसको दर्द वही समझता है कि हमको कहाँ दर्द है और कहाँ इलाज कराना होगा। तो आप उसको अधिकार दे दीजिएगा कि डॉक्टर भी उसी को बना दीजिएगा, और दर्द उसको हो रहा है तो इलाज अपना खुद कर लेगा ना, बेहतर करेगा वो। और आप ऐसे जगह पे डॉक्टर को नियुक्त कर दिए हैं और उसको पता ही नहीं है कि अब उस व्यक्ति को दर्द कहाँ है, ठीक है, और दवाई दे देगा माथा दर्द का, तो कैसे होगा। तो इसीलिए जो है गांधी जी कहते थे कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो शासन को विकेंद्रीकृत करना होगा। तो उन्हीं के इस दर्शन को जो है डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। गांधी जी के इस दर्शन को ही, गांधी जी के इन सोच या सपने को ही जो है संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल कर लिया गया था। गांधी जी के इसी सपने को संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत, नीति निदेशक सिद्धांत खंड के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तब अनुच्छेद 40 क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो वहीं पर साइड में नीचे में लिख लीजिएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? कहता है कि भारत सरकार पूरे देश में स्थानीय स्तर पर पंचायती राज शासन का गठन करेगी। तो ये क्या करेगी, इसका मतलब क्या है कि ये कर्तव्य का बोध करा रहा है। किसका कर्तव्य का बोध करा रहा है? ओहो, किस? हाँ, ये नीति निदेशक सिद्धांत वाला खंड में क्या चीज है? वो कर्तव्य का उल्लेख है ना, कि सरकार का क्या कर्तव्य होगा, सरकार क्या क्या करेगी, वही चीज दिखाया गया। उसी को कानून का रूप दे करके उसको सरकार इंप्लीमेंट करती है। तो इसमें अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह देश में पंचायती राज का गठन करे। सरकार का यह कर्तव्य होगा, कोई इसका मतलब कि अर्थात अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया, अर्थात सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद 40 में ही लिखिए, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि देश में एक पंचायती राज संस्था का गठन करे, जो कि स्थानीय स्तर पर
शासन को संचालित करेगा। जो कि स्थानीय स्तर पर शासन को संचालित करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अब यहाँ तक तो हो गया। गांधी जी का सपना है तो उसको पूरा कैसे किया जाए, तो पूरा करने में थोड़ा इतना वर्षों का समय लग गया। देखिए, गांधी जी का सपना था, गांधी जी 48 में मर भी गए, इनके बातों को संविधान में शामिल भी कर लिया गया, सपना को सपने की तरह शामिल कर लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है, एक प्रकार का सपने हैं। उस सपना किसको दे रहा है? सरकार को, कि आपको ये काम करना चाहिए, और सरकार पर छोड़ दिया गया है। और सरकार करती है समय समय पर कुछ कुछ काम, उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। उनके संसाधनों के आधार पर, संसाधन है या क्षमता है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं आप अगर उस पर काम नहीं हो रहा है तो ये चीज़ है। तो हुआ क्या उस समय, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि पंचायती राज को लाना ही पड़ा, संवैधानिक रूप देना ही पड़ा, और गांधी जी के इस सपने को एक संवैधानिक रूप देना पड़ा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा, जब देश में स्वतंत्रता को पा लिया था या आज़ाद हो गया था, तो उस समय देश जो है दोहरी स्तर पर जो है परेशानी को झेल रहा था। ठीक है, तो पहला स्तर पर तो यही था कि विभाजन का मार झेल रहा था। ठीक है, विभाजन का मार, विभाजन का चोट झेल रहा था विभाजन में, और उसी बीच में पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ, बहुत सारा संसाधनों का नुकसान हुआ। तो संसाधनों का नुकसान हुआ तो भारत का जो है स्थिति चरमरा गया था। और उस समय नवोदित सरकार गठित हुआ था पंडित नेहरू के नेतृत्व में। तो कैसे आखिर किया जाए कि देश को पूरी तरह से अब विकास कार्य भी करना है, और साथ ही साथ उसी समय भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब चरम पर था। ठीक है, चरम पर था, मतलब भूखमरी से भी बहुत लोग मर रहे थे, अनाज नहीं मिल पा रहा था, गरीबी थी तो बहुत बड़े स्तर की गरीबी थी, बहुत व्यापक था, बेरोजगारी भी थी तो बड़े स्तर पर, जातिवाद चरम पर था, केंद्र सरकार के प्रति लोगों का भरोसा नहीं आ पा रहा था, क्या करेगा ये नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी थोड़ा चिंतित थी कि कुछ तो स्टेप लेना होगा, कुछ तो सोचना होगा इसके लिए। फिर भी हिम्मत जुटा करके केंद्र सरकार जो है 2 कार्यक्रम लाती है ना, इसी चीज़ से निपटने के लिए। विभाजन के बाद तो मान लीजिए जो मार झेला तो झेला ही, लेकिन अपने देश में जो ये समस्याएं क्रिएट हो गई है विभाजन के बाद, जैसे कि भूखमरी, गरीबी, है ना, बेरोजगारी, इस सब चीज़ से निपटने के लिए, इन सारे चीज़ों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप रहा, एक कार्यक्रम लाया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। ठीक है, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 है, और उसी के साथ साथ एक और 1953 में योजना लाया गया, राष्ट्रीय विस्तार योजना। ये दोनों कार्यक्रम का क्या कार्य था? इन दोनों कार्यक्रमों का यही कार्य था कि देश में व्याप्त पूरे निचले स्तर तक, ग्राम स्तर तक जो भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, अन्य जितनी भी समस्याएं हैं समाज में, उसको कैसे दूर किया जाए, समस्याओं को कैसे निपटा जाए, समस्याओं से कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम लाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कि जितने भी विकास की योजनाएं बनाई जाती थी, वह ग्राम स्तर पर या निचले स्तर तक कैसे पहुंच हो, कैसे उसका इम्प्लीमेंट हो, कैसे क्रियान्वित हो, इसके बारे में उसमें कहा गया। तो इसके लिए क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंदर समझ गए, समस्त योजनाओं को निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, निचले स्तर तक कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए, इसी चीज़ का उल्लेख था। और उसको क्रियान्वित करने के लिए कौन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी, तो उसमें कहा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत खंड स्तर पर एक खंड विकास पदाधिकारी होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि सारे विकास कार्यों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करे। ठीक है, वो क्रियान्वित करेगा, और इसका जो पर्यवेक्षण होगा, सुपरविजन होगा या समन्वयन करेगा, वो ऊपर के जितने स्तर के जो होते हैं, जहाँ से योजना बनकर आता है, वो करेगा। तो योजना कहाँ से बन के आ रहा है, एक तो आपका केंद्र स्तर से,
दूसरा आपका राज्य स्तर से, तीसरा जिला, जिला में तो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस समय योजना बनता नहीं था जिला से, और तीसरा लेवल था खंड, और चौथा लेवल था खंड, और पांचवा हो गया ग्राम, उसमें ग्राम पंचायत नहीं था, ठीक है, ग्राम। केंद्र स्तर पर जो भी योजनाएं बनती थी, उन योजनाओं को बनने और उसको क्रियान्वयन करने तक का जो सुपरविजन का कार्य करना है या उसका पर्यवेक्षण करना है या समन्वयन कोऑर्डिनेशन करना है, उस जिम्मेदारी थी पीएम की। पीएम प्लस उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री, ठीक है। केंद्र स्तर पे जितने भी योजनाओं का निर्माण होता था, उसके निर्माण का जो और उस योजनाओं का क्रियान्वयन करने के जो केंद्र स्तर के योजनाओं क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी होती थी, तो पीएम और कृषि मंत्री और उनके सचिवों की, तो इनकी जिम्मेदारी होती थी। तो ये अपनी जिम्मेदारी कैसे करते थे? कोऑर्डिनेशन करके, पर्यवेक्षण करके, सुपरविजन करके। डायरेक्ट तो जमीनी स्तर पर काम करने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन करके, पर्यवेक्षण करके जो है ये काम को करता था। तो नीचे का स्तर के जो लोग काम करते थे, उसी का ये लोग कोऑर्डिनेशन करता था और पर्यवेक्षण करता था। राज्य स्तर पे जो योजनाओं का निर्माण होता था, कौन करते थे? सीएम करते थे। सीएम और विकास आयुक्त, सीएम चीफ मिनिस्टर और विकास आयुक्त मिलकर के राज्य स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वयन करने के प्रति जिम्मेदार होता था। तो वो इस काम को भी क्या करते, डायरेक्ट तो नहीं करते थे, तो ये समन्वय करते थे और सुपरविजन करते थे, पर्यवेक्षण करते थे, ठीक है। गौर से समझिएगा, ये नहीं समझिएगा तो फिर कभी नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। जिला स्तर पर क्या होता था? जिला स्तर पर डीएम और उप विकास आयुक्त, जिसको आप डीडीसी कहते हैं, ये दोनों की जिम्मेदारी होती थी कि वो जो दोनों स्तर का जो योजना आया है, उस दोनों स्तर की योजनाओं को धरातल पर उतारना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, लागू करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। खंड स्तर पर जो है, ये जो है खंड स्तर पर इसी का बहुत पूरा जिम्मेदारी था। सबसे अधिक जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो वो खंड स्तर के अधिकारी की, जिसको आप वीडियो कहते हैं अभी, ठीक है। सबसे ज़्यादा करप्ट यही निकल गया था बाद में, ठीक है। तो ये है, आप लोग वीडियो ही बनने वाले हैं आगे। तो खंड स्तर के अधिकारी का क्या है, क्या जिम्मेदारी थी? तो ये दोनों स्तर के योजनाओं को, केंद्र वाला योजना, राज्य वाला योजना को जो है क्रियान्वित करना। क्रियान्वित करना, ये जिम्मेदारी थी इसकी। अब क्रियान्वित तो ये करेगा, तो इसका सुपरविजन देखिए, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जो है वो अपनी योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करवा रहे हैं, वो भी जो है सीएम से पूछ सकता है या डीएम और उस जिला, संबंधित जिला के डीएम से पूछ सकता है, ठीक है, रिपोर्ट मांग सकता है। उसी प्रकार सीएम भी डीएम से और उप विकास आयुक्त से जो है रिपोर्ट मांग सकता है, और इससे तो मांग ही सकता है, ये तो इसका तो पूरा जिम्मेदारी ही है काम करने को। ग्राम स्तर पर इसी के द्वारा इम्प्लीमेंट, इसी को सहायता देने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए कार्यों को एक ग्राम सेवक की नियुक्ति की जाती थी। ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम सेवक। ग्राम स्तर पर वो सरकारी अधिकारी होता है, सरकारी कर्मचारी। तो ये लिख लिए हैं, था मिटाएं। अब देखिए, ऊपर के सारे लोगों का काम था पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना, समन्वय करना, लेकिन काम करने का पूरा जिम्मेदारी किसको है? इस पर अब कौन ये किस पर पर्यवेक्षण करेगा? किसी पर नहीं करेगा, पूरा वही को काम करना है, इसके ऊपर सब पर्यवेक्षण कर रहा है, भाई हुआ कि नहीं, कैसे हुआ। उधर से प्रधानमंत्री भी पूछेगा और इधर से जो है मुख्यमंत्री भी उसको जो है ये करता रहेगा। इसलिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना जब असफल साबित होने लगा, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गई, तो उसी का हल खोजने के लिए, है ना,
हाँ, उसी समस्या से सुलझने के लिए, सुलझाने के लिए क्या हुआ, लिखिए, यह समस्या से निपटने के लिए, उसी समस्या से जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, उस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। लिख लिए हैं। तो कब किया गया? जनवरी 1957 में। और रिपोर्ट 1957 में दे दिया गया इसके द्वारा। लिखिएगा, इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट 1957 नवंबर 1957 में दे दिया गया। ठीक, लिख लिए। इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ सिफारिश की गई जो कि निम्नलिखित है। पहला सिफारिश तो वो यही कहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर स्वायत्ता शासन लागू करनी होगी। ये बहुत बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी में पूरा चीज़ समाया हुआ है उसका, पंचायती राज का। ठीक, सिफारिश में वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा और साथ ही साथ स्थानीय स्वायत्ता शासन को लागू करनी होगी। ठीक है, स्थानीय स्वायत्ता शासन क्या होता है? मतलब शासन करने की उसको पूरा जिम्मेदारी दे देना कि आप खुद का शासन खुद कर लीजिए। आपको एक रूल बना करके दे दिया गया है, आप अपना करिए, अपनी समस्याओं को से निपटिए, आपको वित्त दे दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, संसाधन मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, राज सूची में तो यहाँ अभी नहीं है, अभी कानून नहीं बना है, 73वां अभी बाकी है। अभी देखिए, अभी अब शुरुआतें हो रहा है पंचायती राज का। अब भी कब हुआ है? जब वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया तब हुआ। अगर वो असफल नहीं होता तो पंचायती राज हो सकता नहीं भी आता। ठीक है, यह समय लग जाता। ठीक, तो बलवंत राय मेहता कहते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन यही है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। इसका मतलब शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, शासन वहाँ पर एक सरकार का गठन कर दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी होगी पर्यवेक्षण करने की। तब जो ये खंड विकास पदाधिकारी कुछ घपला करेगा तो वहाँ पर जो है प्रतिनिधि लोग हैं, अब उसको पकड़ने के लिए रहेगा। देखते होंगे प्रमुख और वीडियो में 36 का आंकड़ा चलता है ना। तो प्रमुख क्या करता है? तो उसको देखता है। जब वीडियो कोई गलत काम करता है ना तो प्रमुख उसको देखता है। अब प्रमुख क्या है? चुना हुआ आदमी है, पंचायत से आता है, तो वो वीडियो में और प्रमुख में कभी फाइटाफाइटी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, उठा पटक भी हो जाता है ऑफिस में। ठीक है, सुने कि नहीं पेपर ऊपर में कभी कभी। ठीक है, ये होता है। हाँ, तो ये चीज़ सॉल्यूशन के तौर पर सुझाव दिया गया था कि क्यों ना वहाँ पर एक स्थानीय सरकार हो और उस चुनाव के माध्यम से वो गठित हो और वो जो है मॉनिटरिंग करे अपने अधिकारियों का कि कार्य जो है योजना सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखते होंगे राज्य की योजना है चाहे केंद्र की योजना है। अब जो राज्य की योजना को ले लीजिए, नल जल योजना, नाला बन रहा है, कहीं नाला बन रहा है तो नाला बनाने को इम्प्लीमेंट करने का कार्य है विकास पदाधिकारी का, तो वो कर तो रहा है ना, टेंडर पास करवा के करा रहा है, किसी तरह से करवा रहा है। लेकिन देखते हो जैसे ही गलत काम होता है तो कैसे वहाँ का प्रतिनिधि उसको जो है तुरंत रोक लगा देता है, क्लेम करता है ना, आगे के अधिकारी को तुरंत सूचित करता है। तो ये क्या है? ये स्वायत्ता है, शासन की स्वायत्ता है। आपको अधिकार दिया गया है कि आपके क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहा है आप उसका पर्यवेक्षण करें, मॉनिटरिंग करें। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है? हाँ, क्या अच्छा है, हाँ नहीं हो रहा है, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है आप समझ सके, तो यही चीज़ है। तो वही कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए। मतलब केंद्र से जो आप डायरेक्ट वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं शासन को अपने अधिकारी के माध्यम से, यही चूक है भ्रष्टाचार होने का, यही एक रास्ता है। इसको बंद करिए, वहाँ पर एक सरकार बना दीजिए, वो वहाँ देखेगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या देखिएगा? वो चोरी कर रहा है, आपको आँख में धूल झोंक रहा है, तो आपको क्या पता? तो नेहरू सोचते हैं हाँ बात तो सही है, बात में तो दम है। तो जो है
वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर वो कहते हैं दूसरा सिफारिश में कि इसका सॉल्यूशन क्या हो, तो इसके लिए वो सुझाव देते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन कर दीजिए। जो पंचायती स्तर पर जो सरकार होगा वो 3 स्तर का कर दीजिए। तो कौन स्तर? तो जिला स्तर पर कर दीजिए एक जिला परिषद, और मध्य स्तर पर कर दीजिए पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर कर दीजिए ग्राम पंचायत। तो वो कहते हैं कि जिला परिषद करिएगा तो इसका क्या कार्य होगा, तो वो फिर वो देते हैं, उसी में मेंशन करते हैं कि जिला स्तर पर जो जिला परिषद होगा इसका कार्य दे दीजिए पर्यवेक्षण करने का, सुपरविजन करने का, समन्वय करने का, मतलब तालमेल बैठाने का। एक प्रखंड में काम हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है तो दोनों को तालमेल बैठाना। एक सीमा दूसरे सड़क बन रहा है तो दूसरा पंचायत में पड़ रहा है, थोड़ा इसमें पड़ रहा है, तो दोनों को तालमेल बैठवा देना। तो ये होता है समन्वय। तो जिला स्तर पर जिला परिषद का कार्य कहा कि इसका काम होगा समन्वय करना और पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक। खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति, जिसमें एक प्रमुख होगा, वहाँ पर जो है योजनाओं को क्रियान्वयन करने की पूरी जिम्मेदारी होगी, ये कहा गया। मतलब क्रियान्वयन करने की पूरी जिम्मेदारी होगी। ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत है ही, है ना, वहाँ ग्राम सेवक है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो इस तरह से वो सिफारिश करते हैं। ये 2 बात। तीसरा बात और सिफारिश करते हैं, लिखिए। तीसरा बात में लिखिए कि ये जो ग्राम स्तर पर या पंचायती राज का गठन करिएगा त्रिस्तरीय, इन संस्थाओं को समुचित वित्त की व्यवस्था मुहैया कराया जाए। लिख लीजिए, समुचित वित्त, फाइनेंस। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो काम कैसे करेगा? ठीक है। समुचित वित्त की व्यवस्था कराई जाए ताकि वो अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके। ठीक है। अगला पॉइंट है सभी विकास योजनाओं को क्रियान्वयन करने का भार इन्हीं निकायों को दिया जाए, इसके अलावा किसी को नहीं। सभी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने का कार्य हाँ, इन्हीं निकायों, इन्हीं त्रिस्तरीय निकायों को ही सौंपा जाए। ये मूल रूप से वो क्या करते हैं, सिफारिश कर देते हैं। अब सिफारिश कर देते हैं तो अब लागू करने की बारी आती है, तो लागू कौन करेगा? तो लागू तो सरकार ही करेगी ना। हाँ, वो अपना काम कर दिया, सिफारिश कर दिया, सॉल्यूशन हल खोज करके दे दिया, समाधान ऐसे हो सकता है, आप कर लीजिए। तो सरकार अब अमल करेगी। तो सरकार जो है अमल करती है। एनडीसी का नाम सुने हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे योजना आयोग का नाम सुने हैं? तो योजना आयोग के जैसा एक संस्था होता है राष्ट्रीय विकास योजना आयोग। तो अब नीति आयोग में बदल गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है? एक काउंसिल है। और काउंसिल है तो स्वाभाविक बात है इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे। अब मेंबर में जो हेड बॉस होंगे वो अध्यक्ष होंगे। तो हेड बॉस जो होते हैं एनडीसी का वो पीएम होते हैं। पीएम क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं, सभी मुख्यमंत्री, सभी सीएम इनके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होते हैं पीएम, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक। हाँ, वो भी शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासक वहाँ का इसमें एनडीसी में शामिल, हाँ वो भी शामिल होता है एनडीसी में। वो भी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होता है एनडीसी में। ठीक है। चलिए, तो ये है कि
वो जो बलवंत राय मेहता के द्वारा सिफारिश किया गया इतने इतने बातों को, तो उसको लागू करने की बारी आई, तो लागू करने में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सब चीज़ पर निर्णय लेती थी, वो मुहर लगाती थी, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष है और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें सदस्य है। तो इसका मतलब हो गया इस संस्था के द्वारा मुहर लग गया, इसका मतलब है कि राज्य भी एग्री है और केंद्र भी एग्री है, ठीक है। तो इसलिए ये संस्था जो है एनडीसी, उनके सिफारिश को स्वीकृति प्रदान कर दी। क्या किया? स्वीकृति प्रदान कर दिया गया, मतलब हरी झंडी दे दिया गया, लेकिन संवैधानिक रूप नहीं दिया। स्वीकृति प्रदान तो कर दिया गया, लेकिन संवैधानिक रूप नहीं दिया, और कहा ये राज्यों पर छोड़ दिया, कि प्रत्येक राज्यों पर छोड़ दिया, प्रत्येक राज्यों से कहा कि आप लोग अपने स्तर से ये जो बलवंत साहब सुझाव दिए हैं इसको अमल में ले आइए, ठीक है। एनडीसी के द्वारा कह दिया गया कि प्रत्येक राज्य से के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप लोग जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा सुझाए गए सिफारिशों को अपने स्तर से लागू करिए। तो अपने स्तर से लागू करिए, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यही हुआ कि प्रत्येक राज्यों में जो है अलग अलग स्तर का जो है पंचायती राज का गठन हो गया। कहीं पर 2 स्तरीय, तो कहीं पर 3 स्तरीय, कहीं पर 4 स्तरीय, जैसे बंगाल में 4 स्तरीय गठित हो गया, ठीक। हाँ, अभी नहीं है, उस समय का बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया, तो राज्य जो है अपना अपना लिखते चलिए, फिर लिखाने में समय जाएगा। ठीक, राज्यों पर छोड़ दिया गया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर से, है ना, अपने स्तर से पंचायती राज का गठन किया। तो सबसे पहले कब किया? तो राजस्थान के नागौर में 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर है ना, जिले में सर्वप्रथम किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? ये पंडित नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर यह सवाल पूछा जाता है, तो राज्यों पर जब छोड़ दिया गया तो सबसे पहले कदम कौन राज्य उठाता है? राजस्थान उठाता है, और राजस्थान उठाता है, और वो राजस्थान ग्राम पंचायत गठन कर भी लेता है, पंचायती राज, और उसका उद्घाटन करने के लिए पंडित नेहरू को बुलाता है। पंडित नेहरू जाते हैं 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का राजस्थान में उद्घाटन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सवाल पूछता है कि सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव के आधार पर, ठीक है, किस राज्य में पंचायती राज का गठन किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ से उद्घाटन किया? नागौर से, पंडित नेहरू के द्वारा। 2 अक्टूबर को दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि गांधी जी का जयंती है, और ये चीज़ गांधी जी का सपना पूरा हो रहा था, ठीक है। भले संवैधानिक रूप से अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो तो रहा था, ठीक है। इसके बाद तो सभी राज्यों धीरे धीरे कर लिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान में गठित होने के बाद, पंचायती राज का गठन होने के बाद राजस्थान में गठित होने के बाद आंध्र प्रदेश में गठित किया गया। फिर उसके बाद प्रत्येक राज्य में लगभग गठित हो गया। अब गठित तो हो गया पंचायती राज। अब गठित होने के बाद ये हुआ, प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज की जो व्यवस्था थी, संरचना था, वो उसमें भिन्नता थी, संरचना में भिन्नता। भिन्नता थी मतलब क्या
कि किसी राज्य में 2 स्तरीय है, तो किसी राज्य में 3 स्तरीय है, तो किसी राज्य में 4 स्तरीय है, तो किसी में 5 स्तरीय तक भी जो है पंचायती राज गठित हो गया। इस बात को लिख लीजिए। संरचना में भिन्नता आ गई, क्योंकि जब राज्यों पर छोड़ दिया गया तो वो अपने हिसाब से कर लिया गठित, मतलब एक रूपता नहीं रहा, एक रूपता की कमी, एक रूपता, पंचायती राज की एक रूपता की कमी। कमी थी, क्योंकि एक कानून तो था नहीं ना कि सबको नियमित करे कि आपको 3 स्तरीय ही करना है, वो तो बाद में मेंशन किया। यहाँ पर प्रत्येक राज्य को छोड़ दिया गया तो वो अपने स्तर से कर रहा है जितना स्तर का हो। उसी में बंगाल 4 स्तर का कर लिया था। और उसको हटाने को चलिए, ये हो गया कंप्लीट। ठीक, अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो हो गया कि लगभग प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का गठन हो जाता है, भले भिन्नता हो, संरचना में भिन्नता हो, ठीक है, लेकिन हो जाता है। अब हो तो गया, पूरा जोश में तो सब काम हो गया। अब लेकिन उसके बाद जो है इस पर रोक छोड़ देता है, मतलब नहीं बोलता है एक बार जोश में 1 दिन पढ़ लिए या उसका 10 दिन छोड़ दिए। तो वही हो गया इसके साथ, पंचायती राज के साथ। जोश में पूरा आनंद फानन में जिस तरह से राजस्थान किया, बाद में वही जो है नेग्लेक्ट करने लगा, उस संस्था को नेग्लेक्ट करने लगा। में क्या कि नियमित रूप में उसका चुनाव नहीं कराने लगा, छोड़ दिया गया, मतलब है ना। एक बार हो गया है तो बस उसका निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है, ना ही उसको संसाधन मुहैया कर रहा है, वित्तीय संसाधन दे रहा है, तो कैसे सफल होगा वो? नहीं ना होगा। एक बार हो गया, गठन हो गया है, तो वो जो मुखिया सरपंच समिति है वो उसका चुनाव ही नहीं हो रहा 10-10 साल, 20-20 साल, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। फिर वही स्थिति पुनर्मुस्को भव वाला हाल हो गया कि जिस उद्देश्य से इसको लाए, अब यहाँ भी जो है वो काम नहीं हो पा रहा है, योजना पर भी जो है बढ़िया से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, बढ़िया से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है। अब क्या किया जाए? इसी बीच में 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है, जनता दल की सरकार। प्रधानमंत्री कौन होते हैं उसमें? मोरारजी देसाई। तो इनके द्वारा एक नया कमेटी गठित किया जाता है कि कैसे उसको पुनर्जीवित किया जाए, जो मरने के कगार पर है पंचायती राज, जिसको बड़ा जोश से गठित किया गया था, उसको फिर से कैसे जीवित किया जाए, है ना। तो इसके लिए एक अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। तो अशोक मेहता कमेटी 1977 में गठित हुआ और ये रिपोर्ट 89 में दे देता है। 78 में अगस्त। अशोक मेहता कमेटी गठित होता है दिसंबर 1977 में। मोरारजी सरकार उस समय आ जाती है, उसी के द्वारा किया जाता है गठित, और वो रिपोर्ट जो है 1978 में दे देता है। अब ये रिपोर्ट देता है तो आखिर इसका गठन क्यों किया गया था? अभी हम जस्ट बताए थोड़ी देर पहले, क्या बताए? मृत प्राय हो गया है, नहीं, वो तो सिफारिश है ना, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि मोरारजी सरकार के द्वारा अशोक मेहता कमेटी फिर से गठित करना पड़ा।